Welcome, children, in our chapter Rise of Modern Europe. In this part, we are going to see about the backgrounds. पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से मॉडर्न यूरोप का उदय हुआ. At the end of 15th century, life of European society has impact of priest and knight. But the king was not so powerful. People were unhappy due to exploitations and supremacism of Christian religious leaders. Pope was considered a representative of God, so great importance was given to heaven and God. In Europe in the mid of 14th century, the blame was given to these structures. Therefore, attention was given to the miseries of people at present. At this time, renowned thinkers started logical discussion and educate people about intellectualism. They educate people saying that look at the world with open eye, follow that which is acceptable to the mind. तो यहाँ पर हम देखेंगे पृष्ठभूमि के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि 15वीं जो शताब्दी तक यूरोप में सामाजिक जीवन पर सामंतों तथा धर्मगुरुओं का वर्चस्व था, जिसकी तुलना में राज सत्ता जो थी वो निर्बल थी. इनके शोषण और दमन से साधारण जनता जो थी वो त्रस्त हो गई थी और ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु को ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता था, जिसे पोप कहा जाता है. इसलिए ईश्वर और परलोक से जुड़ी बातों पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था. 14वीं शताब्दी में ही यूरोप के इस मध्यकालीन ढांचे पर प्रहार किए जाने लगे थे. अब मानव के वर्तमान दुख दर्दों पर ज़्यादा ध्यान देने लगा. इस समय के प्रबुद्ध विचारक समाज में प्रचलित पारंपरिक विचारों के तर्क के आधार पर समीक्षा करने लगे थे और लोगों को बुद्धि निष्ठा का महत्व भी समझाने लगे थे. लोगों को यह शिक्षा देने लगे थे कि विश्व को अपनी खुली आंखों से देखो और जो बुद्धि को स्वीकार हो उसे ही मानो. Renaissance of Europe. Ideological revolutions. In 15th century, Renaissance of Europe correlates with ideal revolution. Ancient epics in language like Greek, Latin, etc. have been converted into local language and studies of those started freshly. Due to discovery of printing machine, availability of books in large numbers were easy and at a lower cost in that time. Therefore, propaganda of knowledge was fast. Because of knowledge of ancient ideas and modern views, the ideal revolutions got a new direction. As the ancient epics believe in intelligence, importance of materialism in common life, etc., started to find the roots in Europe. यूरोप का पुनः जागरण. वैचारिक क्रांति के बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे. 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनः जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ. ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद तथा नए सिरे से अध्ययन होने लगा. छपाई की मशीन का आविष्कार होने के कारण पुस्तकें अधिक संख्या में आसानी से और कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध होने लगे. ज्ञान का प्रसार भी तेजी से होने लगा. प्राचीन ज्ञान एवं नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति को प्रेरणा मिली. प्राचीन ग्रंथों में निहित बुद्धि, निष्ठा, भौतिक जीवन के महत्व का बोध आदि बातें यूरोप में फिर से जड़ पकड़ने लगी थी. Different cultures of literatures, art, fine art, sculptures, science, etc. influence the change of views. Artists have mostly depicted human emotions and natural beauties of nature in their art pieces. Scientists like Copernicus and Galileo established new scientific explanations about the universe by breaking the olden belief. For example, Earth revolves around the sun. This thought brought adverse effect in religion's faith and gave rise to movement in religious reformation. इस दृष्टिकोण ने साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला और विज्ञान आदि सभी विधाओं को प्रभावित किया. कलाकार अपनी कलाकृति में देवी देवताओं, देवदूतों के स्थान पर मनुष्य की जो भावनाएं हैं और प्रकृति की जो सौंदर्य है, उन सारे सौंदर्य का चित्रण करने लगे.
इमेजेस बनाने लगे। कोपरनिकस तथा गैलीलियो जैसे खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन करके नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे। आपको बता दूं यहाँ पर कि ओल्ड बिलीफ यह था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाती थी, ऐसा पुराना विश्वास था। और इस विश्वास को गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे महान वैज्ञानिकों ने इसे बदला। उन्होंने जब खोज किया तो उस खोज में उन्होंने पाया कि सूर्य के चक्कर जो है वो पृथ्वी लगाती है ना। सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इन सबका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचार प्रभावित होने लगे तथा धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। Movement in religious reformation. Roman Catholic Church has a great control over the society. In the medieval Europe, Christians' holy book Bible was written in Latin. Common people could not understand the language, taking advantage of the ignorance of people. Some Christian religious leaders encouraged malpractices. They also exploited people in the name of religion. Corruption was leading in these religious institutions. So revolution started in Europe against corruption to bring reformation in religion. So यहाँ हम देखेंगे धर्म सुधार का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में क्या हुआ। मध्यकालीन यूरोप समाज पर रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यधिक नियंत्रण था। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल जो है वो लैटिन भाषा में लिखा गया था। सामान्य लोग इस लैटिन भाषा को नहीं समझ पाते थे। लोगों के इस अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए ईसाई जो धर्म गुरु है, जो रिलीजियस लीडर्स जो है ना, वो कर्म कांडों को ज्यादा बढ़ावा देते थे। वह धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते थे। धर्म संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार का जो था वो बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन का आरंभ हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, रिफॉर्मेशन इन रिलीजन। सो हम करेंगे रिलीजियस रिफॉर्मेशन, हम कह सकते हैं, है ना। उसे धर्म सुधार का आंदोलन ऐसा कहा जाएगा। Thinkers of that time raised voice against corruption prevailing in the religious institutions. Then Bible was translated in local language so that people could also read it. German religious leader Martin Luther protested against this religious institution and gave his opinion. In that, he told the people, you people should read the Bible and understand the elements of religion and not believe in religious leaders. He challenged the Christian leader Pope for independent power and also protested against the religious settlement and prevailing malpractice. So his believers were called Protestant. Due to religious reformation, Pope became less powerful. Some European rulers also denied to follow the empowerment of Pope. One of them was King Henry VIII. In this way, religious reformation led the modern idealism and thoughts and initiated awareness in Europe. So, यहाँ पर हम देखें दिनों के विचारकों ने धर्म संस्थाओं में व्याध भ्रष्टाचारों के विरुद्ध जो है वो आवाज अपनी बुलंदी की थी। बाइबल का अनुवाद जो है उन्होंने स्थानीय भाषा में कर दिया था ताकि सामान्य लोग अपने धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ सके, है ना। और मार्टिन लूथर नामक जो जर्मन धर्मगुरु थे, उन्होंने धार्मिक संस्थाओं के दुराचारों की निंदा करते हुए एक खुला व्यक्तित्व जारी किया, जिसमें उसने जनता से कहा कि आप लोगों को धर्मगुरुओं के कथन को ही धर्म न मानकर स्वयं क्या करना चाहिए, बाइबल का पठन करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, और धर्म के तत्वों को क्या करना है, समझना है। उसने ईसाई धर्मगुरु के प्रमुख पोप का निरंकुश सत्ता को चुनौती दी और धर्म व्यवस्था को प्रचलित दोषों का विरोध किया। इसलिए उनके अनुयायी जो थे वो प्रोटेस्टेंट के नाम से पहचाने जाने लगे। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप पोप के दबदबे में क्या हुई, कमी आई, है ना।
पोप के वर्चस्व से परेशान यूरोप के कुछ शासकों ने भी पोप का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया था। इनमें इंग्लैंड का राजा हेनरी जो थे अष्टम, वो भी शामिल थे। इस तरह धर्म सुधार जो आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक विचारों का सूत्रपात कर पुनः जागरण को संभव बनाया।